बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम रिवाइज़ करेंगे कुछ अगेन मैथमेटिक्स के टॉपिक्स जो कि हमें आगे रिक्वायर्ड होंगे टू अंडरस्टैंड अ फ्यू मशीन लर्निंग टेक्निक्स। इसमें हम देखेंगे कि लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक इक्वेशंस के बारे में थोड़ा सा उनका रिव्यू करेंगे और डेरिवेटिव्स को डिस्कस करेंगे इन टुडेज़ लेक्चर। Okay, here you can see the lecture's objective. Today we are going to revise the concepts of linear, quadratic and cubic equations और साथ ही साथ हम कुछ कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करेंगे डेरिवेटिव से रिलेटेड जो कि एक्चुअली आगे यूज़ होंगे डिफरेंट मशीन लर्निंग टेक्निक्स में, जैसे कि यहाँ पे गिवन है कि ग्रेडियंट डिसेंट, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, के मीन्स एल्गोरिदम एट्सेट्रा। Okay, यहाँ on third slide you can see the lecture headlines. लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड हम क्या कुछ मैं इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हवाले से, क्यूबिक इक्वेशन को भी थोड़ा सा हम टच करेंगे और डेरिवेटिव्स के हवाले से। ओके, ऑन फोर्थ स्लाइड थोड़ा सा जो मैं हैंड आउट्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ इस लेक्चर में साथ या सप्लीमेंट्री मटेरियल जो प्रोवाइड कर रहा हूँ उसके बारे में बताया है कि हर फाइल के अंदर किस तरह की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। और हालांकि जो स्लाइड्स मैं बना रहा हूँ ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, ज़रूरत नहीं है किसी वॉइस ओवर की, लेकिन फिर भी मैं वॉइस ओवर साथ प्रोवाइड कर रहा हूँ टू मेक इट ईजी। उसके अलावा कुछ हैंडआउट्स हैं जो एक्चुअली कुछ कह लें कि एलिमेंट्री लेवल की कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो मैंने किसी बुक में से ली हैं, वो मैं साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप इन कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। ओके, हेयर इज़ एन अनाउंसमेंट ऑन नेक्स्ट स्लाइड कि अगले लेक्चर में एक शॉर्ट क्विज़ होगा जी, और जो भी हम इसमें कवर करेंगे इस लेक्चर में, यानी जो भी रिवाइज़ करने के लिए मैंने आपको इस लेक्चर में मटेरियल प्रोवाइड किया है या जो भी मैं इस लेक्चर में कवर कर रहा हूँ उससे रिलेटेड एक क्विज़ होगा इन नेक्स्ट क्लास। और क्विज़ में क्या होगा कि मैं आपको कोई क्वेश्चन पूछ सकता हूँ इस तरह का कि जिसमें मैं कोई आपको इक्वेशन ग्राफ करने के लिए कह सकता हूँ या ग्राफ्ट इक्वेशन से इक्वेशन के पैरामीटर्स फाइंड करने के लिए कह सकता हूँ। इस तरह से डेरिवेटिव से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। तो बहरहाल आज का जो लेक्चर है ये बेसिकली रिवाइज़ हम कर रहे हैं कुछ चीज़ों को, और ये देखने के लिए कि आप इनको अच्छे तरीके से समझ चुके हैं या नहीं, अगली क्लास में एक क्विज़ होगा। ओके, नेक्स्ट स्लाइड आप देख सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन के बारे में बताया गया कि लीनियर इक्वेशन से आप ऑलरेडी वाकिफ़ हैं जी। यहाँ पे आपको एक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन प्लॉटेड है, इक्वेशन गिवन है और उसको साथ ही लेफ़्ट साइड पर ग्राफ भी किया गया है। इस इक्वेशन को ये एक वेल नोन इक्वेशन है, यू ऑलरेडी नो अबाउट दिस इक्वेशन, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी वेयर m इज़ द स्लोप ऑफ द लाइन, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है एंड जो ये इक्वेशन प्लॉट करेंगे अगर हम तो इसके अगेंस्ट हमें एक लाइन मिलेगी। तो m इज़ द स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ दैट लाइन एंड b इज़ द y इंटरसेप्ट, यानी b हमें ये बता रहा है कि कहाँ पे कट करेगी जो हमारी लाइन है वो कहाँ पे कट करेगी, ये y इंटरसेप्ट है, और उस जो लाइन की ढलवान है उसको हम कह रहे हैं कि ये स्लोप है। ठीक है जी। तो ये एक बड़ी वेल नोन इक्वेशन है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आप ऑलरेडी इसके बारे में जानते हैं। तो जब भी कभी हमें हमें कहीं पे लाइन प्लॉट करनी है तो हमें दो चीज़ें प्रोवाइड। ओके, ऑन नेक्स्ट स्लाइड लीनियर इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन को ही आगे कंटिन्यू हम कर रहे हैं। इसको अगर हम थोड़ा सा एलेबोरेट करते हैं फर्दर कि स्लोप से मुराद क्या है, तो आप यहाँ पे स्लोप का फॉर्मूला देख सकते हैं जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि m इज़ इक्वल टू चेंज इन y डिवाइडेड बाई चेंज इन x,
यानी इसको हम ये भी कहते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी हम कह सकते हैं कि वाई में जो चेंज आ रही है उसको हम एक्स में जो चेंज आ रही है उससे डिवाइड कर रहे हैं। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इस पॉइंट को देखता हूँ तो ये y2 है, और अगर मैं इस पॉइंट को देखता हूँ तो ये y1 है, तो ये होगा y2 माइनस y1। और इसी तरह से ये जो पॉइंट है ये x2 है और ये पॉइंट x1 है डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो ये हमें बेसिकली स्लोप प्रोवाइड करेगा, ये फॉर्मूला जो हमें बताएगा कि इस लाइन की ये जो प्लॉट हो रही है इसकी। ओके, अगली स्लाइड पर आप एक एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं जी, जिसमें यहाँ पे एक लाइन लेफ़्ट साइड पर प्लॉट की गई है और इसकी स्लोप फाइंड की गई है। द स्लोप ऑफ दिस लाइन इज़ 2 बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि y2 जो है वो है 3, y1 जो है वो 1 है, ये आप देख सकते हैं। ये y2 है 3, y1 जो है ये 1 है, तो 3 माइनस 1 इज़ इक्वल टू 2, ये 2 है जी, सॉरी ये 2 है। और इसी तरह से जो x2 है वो हम देख सकते हैं कि वो 1 है, और x जो 1 है वो हम देख सकते हैं 0, तो 1 माइनस 0 इज़ 1, तो 2 डिवाइडेड बाई 1 इज़ इक्वल टू 2, तो द स्लोप इज़ 2। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि b क्या है, b इज़ 1 बिकॉज ये जो लाइन है ये इस y एक्सेस को जहाँ से कट कर रही है वो वहाँ पे y की वैल्यू 1 है। द y इंटरसेप्ट ऑफ दिस लाइन इज़ 1, दैट्स वाई b इज़ इक्वल टू 1। तो अगर हमें ये दो चीज़ों का पता है तो हम लाइन को प्लॉट कर सकते हैं। तो कोई भी लाइन जो है वो बेसिकली प्लॉट होती है स्लोप की मदद से और उसके वाई इंटरसेप्ट की मदद से। राइट साइड पर आप एक एग्जांपल देख सकते हैं जो कि डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ आपको बताई गई है, दैट इज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ओके, पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्लोप। यहाँ पे एक बड़ी अच्छी एग्जांपल के ज़रिए आपको ये दिखाया गया है कि हमारे पास अगर एक्स एक्सेस को इंक्रीज़ करने से वाई, यानी एक्स इंक्रीज़ करने से वाई भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये जो स्लोप है ये पॉजिटिव स्लोप है। और अगर एक्स इंक्रीज़ करने से वाई डिक्रीज़ हो रहा है तो इस स्लोप को हम कहेंगे ये नेगेटिव स्लोप है। जबकि अगर एक्स में चेंज करने से वाई में कोई चेंज नहीं आ रही तो हम कहेंगे इस पर्टिकुलर लाइन की स्लोप जो है वो ज़ीरो है, यानी इसकी कोई ढलवान नहीं है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे एक प्लॉटेड लाइन देखें तो ये जो लाइन यहाँ पे प्लॉट की गई है इसको अगर आप देखें तो इसमें हम देख सकते हैं कि इस लाइन की जो स्लोप है दैट इज़ अनडिफाइंड, क्योंकि इसकी मैक्सिमम स्लोप है, आप इसकी स्लोप को डिफ़ाइन नहीं कर सकते। तो इस तरह की सिचुएशन में हम कहते हैं दिस स्लोप इज़ अनडिफाइंड। ओके, लेफ़्ट साइड पर यू कैन सी एन एग्जांपल कि अगर स्लोप -3 है और y इंटरसेप्ट 0 है तो वी कैन ईजीली ग्राफ दिस इक्वेशन बिकॉज y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 0 मीन्स कि ये लाइन जो है ओरिजिन में से पास होगी। ठीक है जी, और जो स्लोप है दैट इज़ -3, और अगर हम -3 को लिखें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं कि -3 डिवाइडेड बाई 1, और इसको अगर हम प्लॉट करें तो हमें कुछ इस तरह की लाइन मिलेगी। ठीक है जी, ओके। तो बहरहाल ये थोड़ा सा नेगेटिव और पॉजिटिव स्लोप्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि अगर ये नेगेटिव स्लोप की एग्जांपल है, ये जो लाइन प्लॉटेड है यहाँ पे, और अगर पॉजिटिव स्लोप होगी तो फिर जो लाइन है वो एक्स में। ओके, जो लीनियर इक्वेशन है इसको लिखने के कई तरीके हैं। एक जो तरीका अभी हमने देखा वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म थी, जबकि इसके अलावा एक और मेथड भी है जिसको हम कहते हैं पॉइंट स्लोप मेथड, और एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन भी एग्जिस्ट करती है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑन दिस स्लाइड, जैसे हम कुछ इस तरह से लिखते हैं। तो दैट इज़ अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। हम इसको आगे थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे, इसको हम आगे लेके चलेंगे
तो इसको आप ज़रा थोड़ा सा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें। ओके, स्लोप इंटरसेप्ट एंड स्टैंडर्ड फॉर्म आर इंटरकन्वर्टेबल। हेयर यू कैन सी एन एग्जांपल जिसमें ये बताया गया है कि अगर आपके पास एक इक्वेशन है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो आप इस इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी जो फॉर्म्स हैं ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल हैं, क्योंकि लीनियर इक्वेशन की ही फॉर्म है। तो ये एक एग्जांपल है कि 3x + 2y = 8 अगर मेरे पास गिवन है, तो अगर मुझे इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो ये इस फॉर्म में मेरे पास आएगी, जिसमें स्लोप होगी -3/2 और इसका जो y इंटरसेप्ट है वो 4 होगा। तो इट इज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आप इसे देख के खुद ही अंडरस्टैंड कर सकते हैं इस स्लाइड को। ओके, ग्राफिंग दी लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे अब एक छोटी सी एग्जांपल है जिसमें लीनियर इक्वेशन को ग्राफ करके हमें यहाँ पे दिखाया गया है। तो इसमें हम देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन को हम कैसे ग्राफ कर सकते हैं। तो पहले वो जो इक्वेशन है वो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है, अगर हम उससे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं तो हमारे पास स्लोप आ जाती है 4/3 और जो y इंटरसेप्ट है वो हमारे पास 2 आ जाता है। और अगर हमने अब इस लाइन को प्लॉट करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक तो ये जो हमारी y इंटरसेप्ट है वो 2 है, तो इसका मतलब कि ये y एक्सेस को 2 पर कट करेगी। और चूंकि द डिफरेंस इन y इज़ 4, तो y2 - y1 इज़ 4, तो इस वजह से यहाँ पे मुझे 4 पॉइंट इसको आगे लेके जाना होगा, यानी यहाँ तक। और इसी तरह से मेरे पास जो डिनोमिनेटर है वहाँ पे 3 है, यानी x2 - x1 इज़ 3, तो यहाँ पे मुझे 3 पॉइंट यहाँ से इस तरफ जाना होगा, तो यहाँ मुझे वो पॉइंट मिल जाएगा जो लाइन के ऊपर होगा। तो किसी भी लाइन पर हमें 2 इस तरह से, ठीक है जी। तो ये 12 लीनियर इक्वेशन को ग्राफ करने का एक आसान सा तरीका है। एक और एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं, इससे आप खुद ही अंडरस्टैंड कर लीजिएगा कि कैसे हम किसी लाइन को प्लॉट कर सकते हैं। इन एग्जांपल से आपको एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जो लाइन है आप इसको किसी भी शेप की किसी भी जगह पे प्लॉट कर सकते हैं अपनी स्पेस में। सिर्फ आपको 2 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, स्लोप एंड y इंटरसेप्ट। और अगर आपके पास वो जो फार्मूला है, अगर वो इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो दैट इज़ आल्सो कन्वर्टेबल इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ओके, हियर यू कैन सी वन मोर एग्जांपल विच इज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, इसे आप अपने तौर पे देख लीजिएगा। ओके, जनरलाइजेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर प्लेन एंड हाइपर प्लेन। ओके, अगर तो आपके पास 2 डायमेंशंस हैं x एंड y, तो वहाँ पे तो आप लाइन प्लॉट कर सकते हैं। और लाइन को प्लॉट करने के लिए जो लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म थी वो अभी हमने पीछे देखी। लेकिन अगर हम 2 से ज़्यादा डायमेंशंस में मूव कर जाते हैं, 3 डायमेंशन स्पेस में चले जाते हैं, या इवन 3 से भी ज़्यादा आगे डायमेंशंस में चले जाते हैं, तो हमारी जो लाइन की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। उसमें ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन, एक जनरल इक्वेशन है, लेकिन ये लीनियर इक्वेशन है। और इसमें आप देखेंगे कोई भी आपको हायर ऑर्डर या हायर डिग्री टर्म नज़र नहीं आएगी। x1 प्लस a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3, तो यूँ an(x(n) प्लस b, ये वही स्टैंडर्ड फॉर्म है जो पहले सिर्फ हमारे पास 2 डायमेंशन तक थी। यहाँ पे डायमेंशन में x1 x2 को कह रहा हूँ, तो अब ये 2 से ज़्यादा डायमेंशंस में चली गई है। तो अगर आप 3 डायमेंशनल स्पेस में लीनियर इक्वेशन प्लॉट करते हैं, तो अब याद रखें कि लाइन प्लॉट नहीं होती बल्कि एक प्लेन प्लॉट होती है। प्लेन क्या है? जैसे आपके पास एक पेज होता है, एक पेज जो है वो एक प्लेन है दरअसल। तो एक 3 डायमेंशनल स्पेस में एक लीनियर इक्वेशन जो है उसके अगेंस्ट हमें एक प्लेन मिलती है। और अगर आप 4 या 4 से हायर डायमेंशंस में चले जाते हैं तो फिर हमारे पास उसे हम हाइपर प्लेन का नाम देते हैं, हाइपर प्लेन हमें वहाँ पे मिलेगी। तो अगर मैं एक 3 डायमेंशन स्पेस की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे मेरे पास लीनियर इक्वेशन होगी a1x1, whereas a1 is some constant and x1 is a variable, plus a2x2 plus a3x3 is equal to b। तो बहरहाल ये हमारे पास जनरलाइजेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन है फॉर हायर डायमेंशनल स्पेस, कि अगर मुझे 2 से ज़्यादा डायमेंशनल स्पेस के अंदर लीनियर इक्वेशन प्लॉट करनी है
या रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए मेरे पास क्या उसकी फॉर्म होगी। ओके, लीनियर इक्वेशंस, इक्वेशन फॉर प्लेन्स को यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया गया है। इसे आप पढ़ेंगे तो आप इसे इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे कि अगर मैं फ़र्ज़ करें कि ये मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन है फॉर 3 डिमेंशनल स्पेस। अब 3 डायमेंशन इसमें क्या है, एक्स, वाई और जी, ये 3 डायमेंशंस हैं। ए, बी, सी एंड डी आर कॉन्स्टेंट्स। अगर मैं इसमें सपोज़ ये अगर आप लेफ़्ट साइड पर फिगर देखें तो अगर मैं इसमें z को 0 कर देता हूँ, यानी z जो है 0 करूँगा, तो फॉर ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ x एंड y मुझे एक प्लेन मिलेगी, जो यहाँ पे ब्लू कलर में आपको नज़र आ रही है। इसी तरह से अगर मैं z को 1 कर दूँगा तो फिर मुझे यहाँ एक प्लेन मिलेगी। अगर मैं z को 2 कर दूँगा तो वो प्लेन यहाँ प्लॉट होगी। अगर मैं z को 3 कर दूँगा तो फिर ये प्लेन सबसे ऊपर टॉप पे। तो बहरहाल अगर मैं z को फिक्स कर देता हूँ और एक्स वाई को वेरी करता हूँ, तो मेरे पास जो शेप, जो चीज़ प्लॉट होगी वो एक प्लेन होगी। अगर आप इसे नीचे वाली फिगर में देखें, सेकंड फिगर में, तो यहाँ पे y को फिक्स किया जा रहा है 0 पे, 1 पे, 2 पे, और जो आपके पास x और z है वो वेरिएबल हैं, उनको वेरी किया जा रहा है। तो उसके अगेंस्ट आपको जो प्लेन्स मिलेंगी वो कुछ इस तरह होंगी, जो एक्स जेड प्लेन कहलाएंगी, क्योंकि आप y को डिफरेंट वैल्यूज़ पर फिक्स कर रहे हैं। अगर y 0 फिक्स करेंगे तो ये प्लेन आपको मिलेगी। तो ये बहरहाल आपके पास जब आप 3 डिमेंशनल स्पेस में जाते हैं तो वहाँ पे आपकी जो लीनियर इक्वेशन है उसके अगेंस्ट आपको एक प्लेन मिलेगी, और अगर आपने प्लेन प्लॉट होगी, और अगर आपने उसको फर्दर एक डायमेंशन हायर उसमें चले जाते हैं तो फिर उसे हम हाइपर प्लेन का नाम देंगे। इसी चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, आप इसे अपने तौर पे पढ़ सकते हैं। ओके, आगे हाइपर प्लेन को डिस्कस किया गया है। जैसे ही आप 3 से ऊपर डायमेंशंस में मूव करेंगे, यानी यहाँ पे 4 डायमेंशनल स्पेस की एग्जांपल ली गई है, तो अब आपके पास जो चीज़ प्लॉट होगी उसे हम हाइपर प्लेन कहते हैं। ठीक है जी, इसके भी आप अपने तौर पे खुद ही पढ़ के अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, क्वाड्रेटिक, ये तो था लीनियर इक्वेशंस, यानी लीनियर इक्वेशंस के बारे में अभी हमने बात कर ली कि लीनियर इक्वेशंस जो हैं बेसिकली इसकी मदद से अगर हम 2 डिमेंशनल स्पेस में हैं तो फिर हम एक लाइन प्लॉट कर सकते हैं। अगर हम 3 डिमेंशनल स्पेस में हैं तो हम प्लेन प्लॉट कर सकते हैं। अगर हम 4 डायमेंशनल स्पेस में या उससे हाई डिमेंशनल स्पेस में हैं तो फिर हम हाइपर प्लेन प्लॉट करते हैं। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी सेकंड डिग्री टर्म जिसमें मौजूद हो, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 5x² + 3x + 3 = 0। तो इसमें चूंकि x² एक टर्म आ गई है तो ये अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को प्लॉट करने से अब आपको लाइन नहीं मिलेगी, एक कर्व मिलेगी। जैसे कि आप नीचे इस फिगर में देख सकते हैं कि ये जो एक ट्रेजेक्ट्री सी बन रही है, ये दरअसल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को प्लॉट करने से इस तरह की शेप हमें मिलती है। और इस शेप में की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है या इस इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो आप राइट साइड पर दे सकते हैं कि ax² + bx + c = 0। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, जिसे आप रिलेट करके देख लें कि लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरह की थी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म उससे किस तरह मुख्तलिफ है। इसमें एक हायर डिग्री टर्म इंट्रोड्यूस हो जाएगी, यानी सेकंड डिग्री टर्म इसके अंदर इंट्रोड्यूस हो जाएगी, इस वजह से इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ओके, कुछ एग्जांपल्स गिवन है जी। पहली एग्जांपल 2x² + 5x + 3 = 0। इसमें a जो है पहला कांस्टेंट वो 2 है, जो कि स्क्वायर टर्म के साथ आ रहा है। फिर b जो है, जो कि सिंगल 1 डिग्री टर्म के साथ आ रहा है, वो 5 है। c इसमें 3 है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म के मुताबिक a, b, c की वैल्यूज़ ये हैं। इसी तरह से एक और एग्जांपल नीचे गिवन है, इसमें c जो है वो 0 होगा, बाकी a और b, a 1 है और b जो है वो -3 है। ये जो एक तीसरी इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसमें 2 डिग्री वेरिएबल मौजूद नहीं है। तो आपके पास कोई भी किसी भी फॉर्म में अगर ये इक्वेशन है, यहाँ पे ये बताया गया है कि आप उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ
क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर इस तरह से। ठीक है जी। तो ये बेसिकली कुछ एग्जांपल्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। और याद रखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लॉट करने से हमें लाइन नहीं बल्कि एक कर्व मिलेगी। सिंपलेस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एग्जांपल आपके सामने है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सॉरी। तो अगर मैं इस कर्व को प्लॉट करूं तो वो किस तरह की प्लॉट होगी, नीचे आपको यहाँ पे दिखाया गया। तो ये एक सिंपल सा इसका ग्राफ है। और राइट साइड पर अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं इस एक्स स्क्वायर के साथ एक कांस्टेंट जो मल्टीप्लाई हो रहा है ए, इसकी वैल्यू ज़्यादा करता हूं तो कर्व पर क्या असर पड़ता है, इसकी वैल्यू कम करता हूं तो कर्व पर क्या असर पड़ता है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव रहने देता हूं तो क्या असर पड़ता है, इसकी वैल्यू नेगेटिव करता हूं तो कर्व पर क्या असर पड़ता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप इस a की वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे तो कर्व नैरो होती चली जाएगी। आप देखें 2x² जो है इसकी कर्व नैरो हो चुकी है। और अगर आप 1/2x² को देखें तो ये थोड़ी सी वाइड है। इसी तरह से अगर मैं इस a को माइनस कर देता हूँ, जैसे कि नीचे आप देख सकते हैं -x² के लिए कर्व, तो ये उलट हो जाएगी, फ्लिप कर जाएगी ये कर्व। तो बहरहाल ये जो साथ कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट का क्या रोल है इस कर्व की शेप के ऊपर, वो समझाने की कोशिश की गई है इस एग्जांपल में। तो मतलब ये है कि अगर मुझे एक क्वाड्रेटिक कर्व चाहिए, क्वाड्रेटिक कर्व में एक खम होगा, बस ये याद रखें, ये बाउल शेप्ड कर्व होगी। और मुझे इस तरह की अगर कर्व चाहिए कहीं पे, तो मैं उसको कंट्रोल कर सकता हूँ ए की मदद से। ओके, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। बिफोर ग्राफिंग वी रीअरेंज द इक्वेशन। ये जस्ट एक समझाने के लिए कि अगर मैं अगर हम अपनी इक्वेशन को, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर हम उसे रीअरेंज करके लिख लें इस तरह से, ये हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं वेयर h इज़ इक्वल टू -b/2a एंड k की जो वैल्यू है वो कंप्यूट हो सकती है कि ये जो h आपने निकाला है, अगर आप इस ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर इसे पुट करें इस h को, तो फिर आपको जो वैल्यू मिलेगी वो दरअसल यहाँ पे k होगा। तो इन अदर वर्ड्स कैलकुलेट h, k नहीं आप h कैलकुलेट करें एंड फाइंड k बाय कैलकुलेटिंग होल इक्वेशन फॉर x इज इक्वल टू h। तो ये आपके पास एक फॉर्म है। इस फॉर्म का फ़ायदा क्या है ये हम अगली स्लाइड पे देखते हैं। ओके, the wonderful thing about this new form is that h and k show us the very lowest point called the vertex। कि अगर आप इस k और h को मालूम कर लें तो दरअसल आपको उस k का उस कर्व का ये वर्टेक्स पता चल जाएगा। वर्टेक्स समझ लें कि वो ऑप्टिमम पॉइंट है, वो पॉइंट है जहाँ पे ये कर्व मिनिमम होगी अगर ये कर्व जो है इस शेप में है। और अगर ये कर्व फ्लिप्ड होती तो फिर ये वर्टेक्स जो है ये वो टॉप मोस्ट पॉइंट होता। यानी अगर ये कर्व इस तरह की होती, इस तरह की होती, तो फिर ये जो पॉइंट था जो टॉप पे था ये वर्टेक्स होता, ये h, k होता हमारे पास। ठीक है जी। ये बेसिकली समझ लें कि अगर हमारे पास एक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसके अंदर से हम इस h और k को फाइंड कर लेते हैं तो हमें दरअसल उस कर्व का लोएस्ट पॉइंट ऐसा पॉइंट मिलेगा जहाँ पे वो कर्व लोएस्ट वैल्यू दे रही होगी, लोएस्ट कह लें कि उसका वर्टेक्स होगा वो पॉइंट। अब मैं इसको वो वर्ड एक्चुअली आगे जाके यूज़ करूँगा, इसके लिए ग्लोबल मिनिमम इसे हम कह सकते हैं। और अगर ये कर्व जो है अगर फ्लिप्ड होगी तो फिर इसका ग्लोबल मैक्सिमम जो है वो हमें यहाँ पे मिल रहा होगा। इसकी हमें क्यों तलाश होती है, इसकी क्यों ज़रूरत होती है, ये आगे जाके हम पढ़ेंगे। तो बहरहाल अगर तो कर्व अगर तो हमारे पास इस तरह से इक्वेशन मौजूद है और अगर हम उसको इस फॉर्म में ले आते हैं तो h और k की मदद से हम ये फाइंड कर सकते हैं। ओके, ग्राफिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ग्राफ करना है तो एक तरीका तो यही है कि फ़र्ज़ करें ये मेरे पास इक्वेशन है
तो मुझे अगर इसे ग्राफ करना है तो इसका तरीका क्या है, मैं x की वैल्यू पुट करता जाऊं और मेरे पास y यानी जिसे f ऑफ x कह रहा हूँ वो मिलता जाएगा। तो फिर बाद में मैं उन सारे पॉइंट्स को आपस में मिला दूं। तो जब मैं उन पॉइंट्स को मिलाऊंगा तो मेरे पास ये कर्व्स प्लॉट हो जाएंगी। एक तरीका ये है। दूसरा ये है कि मैं इसको एक आसान थोड़ा सा रफ आइडिया ये है कि मैं इस इक्वेशन में देखूं कि मेरे पास a जो है वो 2 है, b की वैल्यू -12 है और c की वैल्यू है 16। अब इसमें a इज़ पॉजिटिव, इससे पता चल रहा है कि इट इज़ एन अपवर्ड कर्व। जैसे मैंने पहले बताया कि अगर a पॉजिटिव होगा यानी एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होने वाला कांस्टेंट अगर पॉजिटिव होगा तो ये अपवर्ड कर्व होगी, यू शेप्ड होगी। a इज़ 2 सो इट इज़ अ लिटल स्क्वैश्ड कंपेयर टू एक्स स्क्वायर अगेन। अगर एक्स स्क्वायर की कर्व देखेंगे तो ये उससे थोड़ी सी स्क्वैश्ड मतलब नैरो होगी, ये भी हम पहले बात कर चुके हैं। बाकी इसकी जो न्यू फॉर्म हमने डिस्कस की थी उसके मुताबिक अगर मैं h कंप्यूट कर लूँ, h इज़ इक्वल टू -b/2a, तो वो मेरे पास आ रहा है 3। और नेक्स्ट वी कैन कैलकुलेट k, और k कैलकुलेट करने के लिए क्या था कि वो जो h आपने कंप्यूट किया है उसे f में पास कर दें, यानी इस इक्वेशन में x की जगह पर h पुट कर दें तो मेरे पास जवाब आएगा -2। तो मेरे पास h और k का जो कॉम्बिनेशन है यानी 3, -2, ये मुझे बताएगा कि इस कर्व का वर्टेक्स कहाँ पे होगा, ये मुझे वर्टेक्स दे देगा। तो वर्टेक्स से आगे फिर आप इसके यानी वर्टेक्स के दोनों तरफ ये कर्व सिमेट्रिक होगी और उसे आप प्लॉट कर सकते हैं। तो बहरहाल टू क्विकली फाइंड द वर्टेक्स हम ये तरीका इख्तियार कर सकते हैं और ए की मदद से हम थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कर्व किस तरह। एग्जैक्ट पॉइंट्स फाइंड करने के लिए तो फिर हमें इसके अंदर वो वैल्यूज़ पुट करनी पड़ेंगी मुख्तलिफ एक्स की, ताकि हम एग्जैक्ट कर्व प्लॉट करके देख सकें। तो बहरहाल जो क्वाड्रेटिक कर्व है इसको ग्राफ करने का ये तरीका है। Okay, you have just plotted some interesting data and it looks quadratic। फ़र्ज़ करें आपने कुछ डेटा प्लॉट किया, x की मुख्तलिफ वैल्यूज़ पुट की और आपको यहाँ पे ये चीज़ बनती हुई नज़र आई और आपने कहा ये एक क्वाड्रेटिक कर्व है, यहाँ से आपको पता चला। तो जस्ट नोइंग दीज 2 पॉइंट्स वी कैन कम अप विद एन इक्वेशन। अगर हमें सिर्फ ये 2 पॉइंट मिल जाएं, एक ये वाला जिसको यहाँ पे 1,1 कहा गया है और एक को 0,1.5 कहा गया है, तो वी कैन कम अप विद एन इक्वेशन। फर्स्ट वी नो h एंड k एट द वर्टेक्स। तो हम कह रहे हैं जी कि हम मान के चलते हैं कि जो 1,1 है, हमने सारी कर्व नहीं बनाई, हमें इन 2 पॉइंट्स का पता चला है, तो h k जो है हम कह देते हैं कि ये वर्टेक्स है अगर हमारी इस कर्व का। तो सो लेट्स पुट दैट इनटू द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। अगर हम इसको उसी तरह से इक्वेशन की फॉर्म में पुट करें जो पहले हमने बनाई थी कि k की जगह पे 1 पुट कर दें और h की जगह पे 1 पुट कर दें, तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी इस इक्वेशन की। देन वी कैलकुलेट a। अब हमने इसमें क्या कैलकुलेट करना है, a। तो वी नो दैट दिस पॉइंट, ये जो सेकंड पॉइंट है 0,1.5, इस पॉइंट के बारे में हम जानते हैं कि f ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 1.5, कि अगर मैं x इसमें 0 पुट करूँगा तो मेरे पास जवाब आएगा 1.5, यानी इस पॉइंट का मतलब ये है। तो f ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 1.5 एंड a इंटू एक्स माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 एट x इज़ इक्वल टू 0। अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं, इसमें x 0 पुट करूं तो मेरे पास जवाब आता है a इज़ इक्वल, यानी इसको सॉल्व करने से मेरे पास आंसर आ जाएगा, यानी इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो 1.5। अब ये मेरे पास 1.5 आ रहा है, तो सिंप्लीफाई अगर हम इसे कर लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पे a इज़ इक्वल टू 0.5, यानी अगर मैं यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करता हूँ फर्दर कि ये -1 का स्क्वायर जो है, ये -1 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 इंटू a प्लस ये वाला 1 जो है ये इधर आ जाएगा +1, तो a प्लस 1 इज़ इक्वल टू 1.5, 1 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास a इज़ इक्वल टू 0.5। अब मैं इस a की वैल्यू यहाँ पे दूसरे पॉइंट की मदद से जो मैंने कंप्यूट की है, अब वो मैं इस इक्वेशन में पुट कर सकता हूँ और ये मेरे पास एक फाइनली एक ऐसी इक्वेशन आ चुकी है जिसमें मुझे सारी वैल्यूज़ नाउन है, कोई भी वैल्यू अब इसमें हिडन नहीं है। तो दिस, अब नीचे एक नोट पढ़ लीजिए कि दिस मे नॉट बी द एग्जैक्ट करेक्ट इक्वेशन फॉर दैट डेटा, बट इट्स अ गुड मॉडल एंड बेस्ट वी कैन कम अप विद।
यानी ये एक अंदाज़ा है क्योंकि हमने पॉइंट्स को देखकर उससे कर्व बनाने की कोशिश की है कि मैंने कुछ पॉइंट्स प्लॉट किए और उन पॉइंट्स से अंदाज़ा लगाया कि अच्छा अब इसकी जो कर्व होगी उसकी इक्वेशन किस तरह की होगी। तो उसमें जो वर्टेक्स मिला, वर्टेक्स से मुझे एच और के की वैल्यू पता चल गई और फिर ए की वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या किया कि मैंने एक और पॉइंट पकड़ा और उस पॉइंट की मदद से मैंने ए की वैल्यू इसमें से कैलकुलेट कर ली। तो बहरहाल ये जस्ट एक कह लें कि आपके नॉलेज के लिए ये स्लाइड है कि अगर आपके पास डेटा है उससे अंदाज़ा लगा के कर्व इक्वेशन बना सकते हैं। अगर आपके पास इक्वेशन है तो उसको ग्राफ करके आप कर्व बना सकते हैं। अब यहाँ पे आप तीसरी जो एग्जांपल देख रहे हैं, तीसरी जो चीज़ देख रहे हैं वो है जी क्यूबिक कर्व। अब लीनियर इक्वेशन की बात हमने की, वो एक ऐसी कर्व थी जिसमें स्ट्रेट लाइन हमें मिल रही थी या प्लेन हमें मिल रही थी जिसमें कोई खम नहीं था, मोड़ नहीं था जिसमें, यूँ समझ लें। फिर हमने क्वाड्रेटिक कर्व की बात की, इसके अंदर हमारे पास एक खम था, एक मोड़ आता है उसमें, उसके बाद फिर दोबारा कोई उसमें टर्न नहीं आता। जबकि क्यूबिक इक्वेशन जो है ये हमारे पास दो इसके अंदर हमें खम मिल सकते हैं। यानी अगर हम इस तरह की कर्व रिक्वायर्ड होगी कभी हमें प्लॉट करनी पड़े तो फिर हमें क्यूबिक कर्व लेनी होगी, क्योंकि यहाँ पे याद रखें कि अब ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है क्यूबिक कर्व की, जिसमें अब हायर ऑर्डर टर्म जो है उसमें 3 डिग्री टर्म हमारे पास आ गई है। तो ये एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कुछ कह लें आपके सामने फॉर्म्स हैं कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फ़र्ज़ करें कि आप ये ऊपर वाली कर्व को देखें कि y इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब, तो ये यहाँ पे प्लॉट हो रही है। और अगर मैं इसको कहता हूँ कि y इज़ इक्वल टू एक्स माइनस टू क्यूब माइनस 4, तो इस पर क्या असर पड़ रहा है कि x माइनस टू यानी x में 2 माइनस करके उसका हम क्यूब ले रहे हैं और फिर उसके अंदर हम 4 जो है उसे हम माइनस कर रहे हैं। तो इससे एक चीज़ आप देखें कि ये -4 की वजह से ये कर्व जो है ये इतना डाउन आ चुकी है, और फिर x -2 की वजह से ये जो पहले ओरिजिन में से ये गुज़र रही थी, इतना ये x एक्सिस में राइट साइड पर शिफ्ट हो चुकी है, ये वाला हिस्सा जो इसका। तो बहरहाल इसकी मदद से यानी x में कुछ ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके हम जो है इस कर्व को लेफ़्ट या राइट साइड या अप डाउन मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे भी कुछ आप देख सकते हैं कि एग्जांपल्स आपको, ख़ास तौर पे जो सेंटर वाला है सेंटर वाला ग्राफ है, इसको अगर आप देखें तो y इज़ इक्वल टू 5x क्यूब, y इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब, यानी जो ब्लू कलर में आपको नज़र आ रही है कर्व वो y इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब है, और जो रेड कलर में आपको नज़र आ रही है वो है y इज़ इक्वल टू 5x क्यूब। तो यहाँ से आप दोनों में फ़र्क कर सकते हैं कि जो ब्लू वाली है वो थोड़ी वाइड है और जो रेड वाली है वो उससे थोड़ी नैरो है, विच मीन्स के जैसे जैसे आप एक्स क्यूब के साथ मल्टीप्लाई होने वाला जो कांस्टेंट है उसे बड़ा करते जाएंगे, ये थोड़ी सी नैरो होती चली जाएगी कर्व। तो इसी तरह से आप बाकी के रिलेशनशिप्स को भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। राइट साइड वाले ग्राफ में ये बताया गया कि अगर क्यूबिक टर्म में कुछ ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो उसका क्या इम्पैक्ट आता है, कर्व किस तरफ शिफ्ट होती है, अपवर्ड या डाउनवर्ड किस तरह से शिफ्ट होती है। तो ये आप जस्ट टू गेट फेमिलियर विद द नेचर ऑफ दिस इक्वेशन आप ये समझ सकते हैं, जिसमें आपको ये पता होना चाहिए कि जो क्यूबिक कर्व में जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि इसमें अब आप दो यानी ऐसी कॉम्प्लिकेटेड अगर डेटा होगा आगे जाके हम देखेंगे जहाँ हमें ये कर्व प्लॉट करनी पड़ेगी, तो ऐसी कर्व जिसमें दो टर्न्स आ सकते हैं वो कर्व जो है वो हम एक क्यूबिक इक्वेशन की मदद से प्लॉट कर सकते हैं। ओके जी, द नेक्स्ट टॉपिक इज़ डेरिवेटिव्स। अगेन डेरिवेटिव बेसिकली आपको पता है इसके बारे में ऑलरेडी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ सपोज y वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू x, रेट ऑफ चेंज ऑफ x। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो स्लोप जो है इस कर्व की वो बेसिकली डेरिवेटिव है,
चेंज इन वाई डिवाइडेड बाई चेंज इन एक्स। तो ये वही चीज़ है जो हम पहले भी बात कर चुके हैं। बट यहाँ पे डेफिनेटली अगर आप नीचे देखें, वी कैन फाइंड एन एवरेज स्लोप बिटवीन 2 पॉइंट्स। और उसका तरीका क्या है कि आप डिफरेंस इन y ले लें। सपोज डिफरेंस इन y इज़ 24 डिवाइडेड बाई डिफरेंस इन x इज़ 15, तो ये आपके पास स्लोप आ जाएगी, जैसे हम डेरिवेटिव कह रहे हैं। लेकिन हाउ डू वी फाइंड द स्लोप एट ए पॉइंट, यानी वो जो स्लोप है या जो डेरिवेटिव है वो आपने अगर एक पॉइंट के ऊपर निकालना हो, क्योंकि यहाँ पे आप देखें 2 पॉइंट्स हैं। यानी अगर तो आप एक लाइन की स्लोप निकाल रहे हैं, तो लाइन की स्लोप आप किसी भी 2 पॉइंट्स को उठा लें लाइन पर से, और उसमें आप y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 करेंगे तो आपको सेम स्लोप मिलेगी, क्योंकि लाइन की स्लोप ढलवान एक जैसी रहेगी हर जगह पे। लेकिन अगर आप एक कर्व की बात करें, तो कर्व जो है, सपोज़ अगर मैं इस कर्व की बात कर रहा हूँ, तो इस कर्व की स्लोप हर जगह पे चेंज हो रही है, ये एक जैसी नहीं है। तो इस पर ऐसा नहीं हम कर सकते कि इस स्लोप पर कोई भी 2 पॉइंट उठा लें और उसका y2 माइनस y1 कर दें और x2 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 करें तो हमें उस कर्व की स्लोप मिल जाए, क्योंकि कर्व की डिफरेंट पोजीशंस पर डिफरेंट स्लोप हो सकती है। तो फिर उसके लिए हमें कर्व की स्लोप निकालने के लिए हमें उसके एक सिंगल पॉइंट के ऊपर स्लोप निकालनी होती है। तो सिंगल पॉइंट पर स्लोप निकालने के लिए फिर हमें एक तरीका तो ये होता है कि टेंजेंट लाइन का कॉन्सेप्ट होता है कि एक ऐसी लाइन प्लॉट की जाए जो इस पॉइंट को टच करके गुजरे, और वो जो लाइन की स्लोप होगी वो दरअसल इस कर्व की स्लोप होगी जिस पॉइंट पर वो लाइन टच करके गुजर रही है। और दूसरा ये है कि हम ये तरीका वही इख्तियार करें कि डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स, यानी y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। लेकिन ये जो डिफरेंस है y का, y2 माइनस y1, जिसे हम डेल्टा कह रहे हैं, वो इतना छोटा हो कि वो ज़ीरो को अप्रोच कर रहा हो, तो फिर हमें वहाँ पे जो स्लोप मिलेगी उसे हम कहेंगे कि उस पॉइंट के ऊपर उसकी एग्जैक्ट स्लोप है या डेरिवेटिव है बेसिकली। तो ये एक्सप्लेन किया गया है। टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन वी यूज़ द फॉर्मूला चेंज इन y डिवाइडेड बाई चेंज इन x, यानी डेल्टा y डिवाइडेड बाई डेल्टा x। और वी कैन सी दैट जो x है वो चेंज हो रहा है x प्लस डेल्टा x, जो भी, यानी आप माइनर सा डिफरेंस यहाँ पे ले रहे हैं। और इस तरह से y इज़ चेंजिंग फ्रॉम f ऑफ x टू x f ऑफ x प्लस डेल्टा x। ठीक है जी। तो इसको यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया गया है या डायग्राम भी किया गया है राइट साइड के ऊपर, कि अगर आप देखें कि ये समझ लें कि जूम इन करके हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये 2 पॉइंट्स हैं, और इसमें जो इनका जो x में जो डिफरेंस है उसे हम डेल्टा x कह रहे हैं, और y के लिहाज से जो डिफरेंस है उसे हम कह रहे हैं कि वो डेल्टा y है। ठीक है जी। तो इस पॉइंट के ऊपर ये जो इक्वेशन है इसमें x पुट करें तो हमें f ऑफ x मिलता है, और इस पॉइंट के ऊपर अगर ज़ाहिरी बात है कि यहाँ पे अगर x है तो यहाँ पर ये जो फासला है, इन दोनों के बीच का जो फासला है वो डेल्टा x है, तो फिर इस पॉइंट के ऊपर जो है वो हमारे पास क्या होगा, x प्लस डेल्टा x। तो x प्लस डेल्टा x अगर हम पुट करें f में, तो फिर हमें जो जवाब मिलेगा वो दरअसल यहाँ पे जो y की वैल्यू होगी वो होगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं जी कि हमारे पास ये f ऑफ x जो है और f ऑफ x प्लस डेल्टा x, ये 2 टर्म्स किस तरह से आ रही हैं ये हम यहाँ से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो अब हमारे पास फिल इन दिस स्लोप फार्मूला डेल्टा y डिवाइडेड बाई डेल्टा x इज इक्वल टू, ओके, ये हम कह सकते हैं कि f ऑफ x प्लस डेल्टा x, यानी जो ऊपर वाला पॉइंट है वहाँ पे जो भी हमारे पास जवाब आ रहा है x प्लस डेल्टा x पुट करने से, माइनस f ऑफ x, यानी ये है सपोज y2 माइनस y1।
और नीचे जो हमारे पास x2 माइनस x1 क्या है, वो यही डिफरेंस है बिटवीन, यानी दूसरे पॉइंट का जो भी x वैल्यू है माइनस पहले पॉइंट की x वैल्यू, तो उसे हम डेल्टा x कह रहे हैं। तो ये हमारे पास डेल्टा x है। तो सिंप्लीफाई इट एज बेस्ट वी कैन टू मेक डेल्टा x टूवर्ड ज़ीरो। अब हम चाहिए रहे हैं कि वो जो दोनों पॉइंट्स हैं वो इतना करीब आ जाएं कि इनका जो डिफरेंस है वो ज़ीरो हो जाए। तो इसके लिए हम कह रहे हैं कि वी विल श्रिंक द डिफरेंस बिटवीन x2 एंड x1 टू ज़ीरो। तो एग्ज़ाम्पल, एक फंक्शन आपके पास गिवन है जी, f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। वी कैन कैलकुलेट f of x प्लस डेल्टा x। तो स्टार्ट्स विथ, ये एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पे गिवन है कि x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू, ओके, अगर मेरे पास x जो है वो मैं पुट कर रहा हूँ x प्लस डेल्टा x, तो ज़ाहिर बात है कि f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे मेरे पास x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर आ जाएगा। अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस डेल्टा x प्लस डेल्टा x स्क्वायर। तो द स्लोप फार्मूला इज़, ये वही फार्मूला है जो पिछली साइड पर हमने देखा, ये फार्मूला था। तो अब हम इसके अंदर f ऑफ x प्लस डेल्टा x को अगर हम इसमें पुट करते हैं, देन वी गेट, ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी, क्योंकि आप हम ऊपर देख चुके हैं कि f ऑफ x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x प्लस डेल्टा x स्क्वायर माइनस f ऑफ x। तो f ऑफ x हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर, तो वो इसमें से माइनस हो गया, और डिवाइडेड बाई डेल्टा x। ठीक है जी, तो डेल्टा x हमारे पास जो है वो एज इट इज़ आ जाएंगे यहाँ पे। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई होके आ जाएगा 2x डेल्टा x प्लस डेल्टा x स्क्वायर। फर्दर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो 2x प्लस डेल्टा x। अब हम कह रहे हैं कि हमने डेल्टा x यानी x2 को, x2 और x1 का जो डिफरेंस है उसको ज़ीरो तक लेके जाना है। तो मतलब उस डिफरेंस को बिल्कुल ज़ीरो कर देना है, तभी हमें उस एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर स्लोप पता चलेगी। तो अगर हम उसे ज़ीरो कर दें तो ये टर्म इसमें से एलिमिनेट हो जाएगी, तो हमारे पास 2x आ जाएगा। इसी वजह से आपने जब पढ़ा होगा कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x। तो ये दरअसल समझ लें कि उसको, उसकी एक डिटेल, वो तो सिंपल एक आपने कुछ कह लें कि उसकी प्रॉपर्टीज़ को लर्न कर लिया, लेकिन एक्चुअली एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x कैसे आता है वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। इसी मेथड से, इसी तरीके से जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वी राइट डेल्टा एक्स, अच्छा डी एक्स इंस्टेड ऑफ डेल्टा एक्स हेड टूवर्ड ज़ीरो। यहाँ पे ये बताया गया कि डी एक्स भी हम लिख सकते हैं, एंड द डेरिवेटिव ऑफ इज़ कॉमनली रिटन एज डी बाई डी एक्स, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। तो नॉर्मली ये वाला मेथड या तरीका भी यूज़ किया जाता है। ठीक है जी, व्हाट डज इट मीन बाई डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस टू इक्वल टू 2x, उसको यहाँ पे नीचे एक्सप्लेन कर दिया गया कि जी ये वो कर्व है और इस पॉइंट के ऊपर स्लोप निकालनी है। और एग्जैक्ट पॉइंट पर स्लोप निकालने का मतलब ये है कि एक लाइन प्लॉट की जाए जो इस पॉइंट को टच करके गुजरे, इसे हम टेंजेंट लाइन कहते हैं। तो जो स्लोप इस टेंजेंट लाइन की होगी वही इस कर्व की इस जगह पर स्लोप होगी। ओके, नेक्स्ट आप एक एग्जांपल देख सकते हैं, डी बाई डी एक्स एक्स थ्री, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हमें पता है, बहुत आसान है कि 3 यानी हम जानते हैं कि इसकी पावर में एक माइनस करें और उससे ज़रब दे दें, यानी 3x क्यूब का डेरिवेटिव आएगा 3x स्क्वायर। तो ये आप नीचे देख भी सकते हैं कि द रिज़ल्ट इज़ 3x स्क्वायर। लेकिन ये आता कैसे है, ये वही मेथड है जो थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया आपको। तो ये बेसिकली अगर उस सारे प्रोसेस में से इसे गुजारा जाए तो एट दी एंड हमारे पास 3x स्क्वायर आएगा। इसे आप अपने तौर पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। Okay, derivative rules. There are rules we can follow to find many derivatives. For example, slope of a constant value is 0. हमें पता है कि एक जो constant value है उसकी slope क्या होती है, 0 होती है। Slope of a line like 2x, 2x का derivative is 2, 3x का derivative 3 है and so on। यानी एक लाइन है, लाइन का डेरिवेटिव तो आपको पता है किसी भी जगह से आप इसका डेरिवेटिव निकालेंगे वो सेम ही रहेगा। अब यहाँ पे कुछ डेरिवेटिव रूल्स हैं जी, जो आप देख सकते हैं।
कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है, लाइन जो है जिसमें x का डेरिवेटिव 1 है, ax का डेरिवेटिव a है, आगे स्क्वायर हमारे पास आ जाता है तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है, स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव आपको यहाँ पे बता दिया गया 1/2 इंटू एक्स पावर माइनस 1/2 एंड सो ऑन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेशन। फिर कुछ रूल्स हैं जो मैं चाहूँगा अपने तौर पे आप एक्सप्लोर करें जाके। पावर रूल है, ये वही रूल है कि एक्स एन का डेरिवेशन क्या है कि उसकी पावर में एक माइनस करें और जो भी उसकी पावर है उसे ज़रब दे दें, यानी n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। सम रूल है, सम रूल क्या कहता है कि f प्लस जी का मतलब है अगर इसका डेरिवेटिव लेना है तो एक बार f का डेरिवेटिव ले लें f प्राइम, फिर प्लस g का डेरिवेटिव ले लें। इस तरह से डिफरेंस रूल है, f डेरिवेटिव माइनस g डेरिवेटिव। प्रोडक्ट रूल है, इसमें प्रोडक्ट रूल के अंदर अगर आप देखें एफ जी का मतलब है कि एफ जी का डेरिवेटिव प्लस एफ का डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड बाई जी। क्वोशंट रूल है एफ ओवर जी, इसका मतलब है कि एफ डेरिवेटिव इंटू जी माइनस जी डेरिवेटिव इंटू एफ डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर। ठीक है जी। तो इसी तरह से ये बाकी चेन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ये आगे हमें इस्तेमाल भी करना होगा कि मैं कहता हूँ अगर यानी एक फ़ंक्शन के अंदर एक और फंक्शन हमने यूज़ किया हुआ है और हम उस फंक्शन का बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेना चाह रहे हैं, यानी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, और हम डेरिवेटिव लेना चाह रहे हैं एफ़ का, तो बेसिकली हमें इसे किस तरह से लिखना होगा, डेरिवेटिव ऑफ एफ मल्टीप्लाइड बाई जी ऑफ एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स। तो ये एक्चुअली चेन रूल के ज़रिए हम ये काम कर सकते हैं। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पावर रूल, और ये इनको एक्सप्लेन किया गया है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, आप इसे देखेंगे तो आप इसे इजीली अंडरस्टैंड करेंगे। ये उनकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है जिसको आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन बाय कांस्टेंट, यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया गया है। सम रूल को एक्सप्लेन किया गया है, इसकी एग्जांपल दी गई है। इस तरह से डिफरेंस रूल की एग्जांपल दी गई है, प्रोडक्ट रूल की एग्जांपल दी गई है, क्वोशंट रूल है, इसकी एग्जांपल दी गई है। तो ये आप अपने तौर पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। रेसिप्रोकल रूल है, चेन रूल की एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं कि साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी इसका डेरिवेटिव क्या आएगा। तो जैसे कि मैंने कहा कि यानी साइन एक फंक्शन है, उसके अंदर एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, तो यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ जी क्या है, साइन ऑफ जी, और अंदर वाला फंक्शन जी ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर। तो वही वाला जो फॉर्मूला शुरू में मैंने आपको बताया था कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ डेरिवेशन ऑफ जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई डेरिवेशन ऑफ जी ऑफ एक्स। तो डेरिवेशन ऑफ एफ ऑफ जी जो है वो हमारे पास कॉस जी आता है, ठीक है जी, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, और इस तरह से डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन एक्स स्क्वायर जो है वो हमारे पास 2x आता है। तो ये आएगा कॉस ऑफ जी एक्स इंटू 2x, यानी कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 2x। तो ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव, ये चेन रूल की मदद से हम इसको डिराइव कर रहे हैं। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्लोप ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट, इसके लिए ये मैंने एक लिंक शेयर कर दिया है। मैंने एक्चुअली एक वेबसाइट से ये मटेरियल लिया है, वहाँ से आप भी जाके इसे विज़िट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। अदरवाइज़ इसके अंदर भी सेल्फ एक्सप्लेन फॉर्म में है, आप इसे अच्छे तरीके से यहाँ से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फॉर फर्दर रीडिंग एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग कुछ और लिंक्स मैंने यहाँ पे शेयर कर दिए हैं जी, इन्हें भी आप अपने तौर पे जाके एक्सप्लोर कर लीजिए। और बाकी हम जो हमारा एक इंटरेक्टिव सेशन होगा उसके अंदर फर्दर अगर कोई क्यूरी होगी तो उसे हम वहाँ पे जाके डिस्कस करेंगे। ओके, ही यू कैन सी होमवर्क। क्यूबिक फंक्शन को थोड़ा सा अपने तौर पे जाके देखें कि क्यूबिक फंक्शन के अगेंस्ट किस तरह की कर्व बनती है और किस तरह से उसके कांस्टेंट को या डिफरेंट टर्म्स को चेंज करने से कर्व के ऊपर क्या असर पड़ता है। ये याद रखें कि जो चीज़ें हैं बेसिकली हमें हेल्प करेंगी आगे जाके जहाँ पे हमने इनको यूज़ करना है उन कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। तो बेहतर है कि आप इसे अपने तौर पे अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लें। तो बेसिक्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशंस और ग्राफिंग दी क्यूबिक इक्वेशन, थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए। कुछ रेफरेंसेस अगेन गिवन है जी फॉर डेरिवेटिव्स या स्लोप के हवाले से, इनको आप विज़िट कर सकते हैं।